इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी यूक्रेन में युद्ध जारी है। कई शहरों में रूसी सेना हमले कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुमी शहर में रूसी सेना पर बमबारी का आरोप। चर्निहिव में भी गोलाबारी जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी लगातार हवाई हमले जारी हैं। तो कई शहरों में रूसी सेना हमले कर रही है। सुमी शहर में सेना पर बमबारी का आरोप है। चर्निहिव में भी गोलाबारी जारी है। युद्ध विराम के बावजूद भी यहां लगातार रूसी सेना की ओर से आक्रमण जारी है। बड़ी खबर आपको देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बना रहा है रूस। लगातार रूस की कोशिश है कि जो भी तेल डिपो है उनको निशाना बनाया जाए ताकि यूक्रेन को इसकी वजह से जो तमाम आगे की जरूरतें होती हैं वो उसकी पूरी ना हो पाए। यूक्रेन के जोटेमेर के तेल डिपो में भयानक आग लगी है। चर्निहिव इलाके में भी तेल डिपो में आग की खबर है। रूसी एयर स्ट्राइक के बाद यह आग लगी है। आग लगने के बाद दूर तक काले धुएं का गुबार देखा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तेल डिपो को लगातार रूस की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है ताकि फ्यूल सप्लाई को पूरी तरह से काटा जा सके। लुहांस्क इलाके में तेल डिपो में आग लगी और उसकी तस्वीरें भी सामने आई। 2 दिन में 3 जगहों से तेल डिपो में एयर स्ट्राइक के बाद आग की तस्वीरें दिखी हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चर्निहिव की तस्वीरें जहां तेल डिपो में भयंकर आग लगी और उसके बाद लुहांस्क के तेल डिपो पर भी हमला किया गया। मिसाइलों से रूस ये लगातार हमले कर रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, मिसाइल अटैक से वार किया, फिर लुहांस्क में भी निशाना बनाया गया और तेल डिपो में भयंकर आग लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, चर्निहिव में भी तेल डिपो पर अटैक किया गया। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर बात नहीं बन पाई। इस बीच रूस के हमले जारी रहे। नागरिकों को सेफ कॉरिडोर देने पर भी दोनों ही देशों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बम धमाकों से थरथराती जमीन है। आसमान तक उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार है। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों कीव, खार्किव, सुमी और मारियुपोल में सीज फायर का ऐलान तो किया, लेकिन ताजा तस्वीरों में हकीकत कुछ और दर्ज है। कम से कम ये तस्वीरें तो यही गवाही दे रही हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम और नागरिकों को सुरक्षित कॉरिडोर से बाहर निकालने को लेकर भी बहस है। रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे राउंड की बातचीत खत्म हो गई है। युद्ध विराम पर सहमति बनी है, लेकिन जमीन पर असर नहीं नजर आ रहा। Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі результати позитивні з точки зору логістики гуманітарних коридорів. Вони будуть внесені зміни в них і отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії Російської Федерації. दावे चाहे जो भी हो, लेकिन सच ये है कि तनातनी बरकरार है। रूस का दावा है कि वो नागरिकों को रूस और बेलारूस तक पहुंचाने के लिए सेफ कॉरिडोर देने को तैयार है। यूक्रेन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अब पुतिन ने यूरोपीय संघ से कहा है कि वो यूक्रेन पर दबाव बनाए ताकि वो मानवीय कानून का सम्मान करते हुए विदेशी और आम नागरिकों को देश से निकलने दे। इस जुबानी जंग के बीच मिसाइलें दागी जा रही हैं। कीव में यूक्रेन ने रूस के एक फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। ताजा तस्वीरों में हमले पहले से ज्यादा तेज हैं। कीव में बेकरी पर एयर अटैक में 13 नागरिकों की मौत का दावा। सुमी शहर में फिर से बमबारी की खबर है। चर्निहिव में फिर से रूसी हमले हुए हैं। यूक्रेन के दक्षिण में माइकोलीव इलाके में सैन्य ठिकाने पर रूस ने किया मिसाइल से वार, जिसमें 8 सैनिकों की मौत हुई। राजधानी कीव की ये तस्वीरें कीव में पसरे खौफ को दिखा रही हैं, जहां हर रोड पर टैंक को बेकार करने वाले हेजहॉग गाड़ियों की रफ्तार रोकने के लिए स्पाइक लगाए गए हैं। सन्नाटे और खौफ के बीच जगह जगह चेक पोस्ट हैं। बंद शहर में पलायन करते लोग और हथियारबंद सुरक्षा कर्मी नजर आते हैं, जो बता रहे हैं कि युद्ध विराम की बातों पर इन्हें यकीन नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। माइकोलीव इलाके में यूक्रेन के आर्मी बेस पर वार किया गया।
माइकोलीव सैन्य ठिकाने पर मिसाइल से वार किया गया है। 8 सैनिक मारे गए हैं और 19 घायल हुए हैं। यूक्रेन के दक्षिण में माइकोलीव का इलाका है और इस इलाके में हमला किया गया, मिसाइल से वार किया गया, जिसमें 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 9 सैनिक ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे, माफ कीजिएगा, 19 सैनिक ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। माइकोलीव का ये इलाका दक्षिण की तरफ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूमी जिले से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी ये वही जिला है जिसमें 700 भारतीय छात्र अभी फंसे हुए हैं। सूमी जिले में एक बार फिर से गोलाबारी की खबर है। सूमी के ओखित्रका इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ओखित्रका इलाका है जहां की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। रूसी सेना ने यहां पर फायरिंग की है। रूसी सेना की फायरिंग में बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां 700 भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। शहर की दुकानें फायरिंग में तबाह हो गई हैं। तो सूमी इलाके में एक बार फिर से रूसी सैनिकों ने फायरिंग तेज कर दी है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके जेलेंस्की ने दावा किया है कि मैं कीव में ही हूं, मैं किसी से डरा नहीं हूं, मैं छुप नहीं रहा हूं। यह दावा जेलेंस्की की तरफ से किया गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि मैं किसी से डरा नहीं हूं, मैं छुप नहीं रहा हूं। क्योंकि आपको बता दें, लगातार रूस की तरफ से, रूसी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की जो हैं वो कीव छोड़कर जा चुके हैं, यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। और इसीलिए पहले भी आपने देखा होगा कई बार जेलेंस्की की तरफ से यह दावा किया गया। और अभी इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद यह दावा किया गया कि बातचीत में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री को यह बताया गया कि जेलेंस्की कहां है, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। अब उसके बाद जेलेंस्की का ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि वो कीव में ही हैं और उन्होंने कहा है कि हम युद्ध जीतने की पूरी तैयारी में हैं और मैं कीव में ही हूं और मैं कहीं छुपा नहीं हूं। ये दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा है मैं कीव के बोनकोवा में ही हूं। Вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. तो वहीं यूक्रेन में कीव पर कब्जे के लिए रूस के हमले तेज हो गए हैं। राजधानी कीव की तरफ अब रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ 4 शहरों में सीजफायर के ऐलान के बाद भी रूस की बमबारी जारी है। ऐसे में कीव में यूक्रेन ने रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने का भी दावा किया है। कीव में रूसी बमबारी में 13 लोगों की मारे जाने की खबर भी सामने आई है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नया वीडियो जारी किया है। वीडियो भी आपने देखा। इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो डरे नहीं हैं और ना ही वो छिपे हुए हैं, वो कीव में ही मौजूद है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कीव की तरफ जो रूसी सेना का काफिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल कीव में और भी ज्यादा तेज हमले हो चुके हैं। रूस की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, बमबारी लगातार जारी है। 13 लोगों की मौत की भी खबर कीव से आ रही है। तो वहीं जेलेंस्की ने भी वीडियो जारी किया है क्योंकि आरोप लग रहे थे कि वो देश छोड़कर या कीव छोड़कर भाग चुके हैं, कहीं छिपे हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो नहीं छिपे, ना वो डरे हुए हैं। जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो कीव में ही हैं। तो वहीं कीव में हमले से पहले रूसी सेना ने संचार माध्यमों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया था। हमले के बाद वहां क्या हालात हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूक्रेन रूस के बीच जंग के छठे दिन राजधानी कीव स्थित टीवी टावर पर हुए हमले की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया था। रशिया ने कीव के 1263 फीट ऊंचे टीवी टावर के ट्रांसमिशन स्टेशन में धमाका कर अपनी ताकत दिखाई थी। अब वहां हालात क्या हैं, इसका जायजा लेने एबीपी न्यूज की टीम कीव के उस मशहूर टीवी टावर पर जा पहुंची।
राजधानी कीव के पास का ये वो फेमस टीवी टावर है। टीवी टावर के ठीक पास में जब शेलिंग हुई थी, बमबारी हुई थी, तो उसके बाद टीवी टावर का भी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था और साथ ही आसपास की इमारतों को भी तबाही हुई थी, वहां पर भी नुकसान हुआ था। और अब भी उसके निशान यूक्रेन की राजधानी कीव के इस फेमस टीवी टावर पे देखे जा सकते हैं। तार टूटे हुए नजर आ रहे हैं, ये जो खंबा गिरा हुआ नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा आगे आपको ले जाना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे आए और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर शेलिंग के निशान जो अभी भी देखिए आप, मेटल पिघल के गिर गई है, गिर चुकी है, यहाँ पर मेटल पिघली है। आप सोचिए कि कितना जोरदार ये धमाका रहा होगा। हमला कितना जोरदार रहा होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीवी टावर के आसपास के बिल्डिंगों का भी बुरा हाल हो गया है। इस पूरे इलाके के अंदर ये जो तबाही के निशान है, ये साफ बताते हैं कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये जो साइनेज था, ये तमाम साइनेज, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर थीं, ये दुकानें थीं, ये जो मार्केट था, ये तमाम टीवी टावर के ठीक नज़दीक में था। साथ ही आसपास में रिहायशी इलाके हैं, पीछे लोग घरों में रहते हैं। साथ ही जो वर्क प्लेसेस हैं, कामकाज की जगह हैं, वो तमाम जगहें जो हैं वो लगातार, और आप देखें अभी भी धमाकों की आवाज़ रह रह के आ रही है। इस ऐलान के बावजूद कि कीव के इलाके में सीज फायर किया गया है, लेकिन आसपास के कई इलाके अब भी शेलिंग की जद में हैं, अब भी बमबारी की जद में हैं और लगातार इस तरीके के तबाही के निशान बढ़ते जा रहे हैं। कीव में टीवी टावर पर जिस जगह हमला हुआ, वहां से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भारत का दूतावास भी स्थित था, जिसे अब वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल टीवी टावर पर हमले से रूस ने सूचना पर नियंत्रण की कोशिश की। ऐसी ही कोशिश मेलिटोपोल में भी हुई, जो यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में है। बताया जा रहा है कि मेलिटोपोल के टीवी टावर, रेडियो टावर और फोन ट्रांसमीटर पर भी रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। देखिए, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 13वां दिन है। हालांकि अभी यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर हो चुका है, लेकिन हालात बिल्कुल सामान्य नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना ने सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए हैं। कीव में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रणव उपाध्याय ने। युद्ध के 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। युद्ध की विभीषिका का असर साफ दिख रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त कीव में हैं और पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम यूक्रेन की राजधानी कीव के उस ओबराइच मेट्रो स्टेशन के पास हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग बॉम्ब शेल्टर के अंदर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की कतार लोगों की लगी हुई है केवल कॉफी लेने के लिए, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो बहुत दिनों से इस मेट्रो स्टेशन के अंदर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे अपने परिवारों के साथ हैं। ऐसे में यूक्रेन की राजधानी कीव, जिस पर कब्जे के लिए रूस नजरें लगाए बैठा है, वहां पर यूक्रेनी सेना ने शहर को बचाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रखी है। पूरे शहर में घूमकर हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने यूक्रेनी सेना की इस तैयारी की जानकारी ली। इस पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके की नाकेबंदी की गई है, जिस तरीके से ये चेक हेजहॉग्स लगाए गए हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़ती तो रास्ते को ब्लॉक किया जा सके, और ख़ास तौर पर रूसी वाहन अगर अंदर आते हैं शहर के अंदर तो इस तरीके के चेक हेजहॉग्स जो हैं, जिस तरीके की जो रुकावटें हैं, ब्लॉकेड्स हैं, वो पूरे शहर के अंदर नज़र आती हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण रोड्स हैं, आप देखें कि ये पूरा हाईवे, सबवे जो है, उसके ऊपर भी इस तरीके से ब्लॉकेड लगाकर इस सबवे को बंद कर दिया गया है, ताकि इसके नीचे कोई हादसा ना हो, क्योंकि ये इलाका संवेदनशील इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। साथ ही मेट्रो स्टेशन, सबवेज में बहुत सारे लोग रहते हैं, और इस समय पूरे इलाके के अंदर खास तौर पर खौफ है, डर है। और आप देखें कि इस तरीके के जो कंटीले वो हैं, स्पाइक्स हैं, वो बड़ी संख्या के अंदर बना के यहाँ जमा करके रखे गए हैं, ताकि अगर लोग यहाँ इकट्ठे भी हों तो वो इस तरीके के जो स्पाइक्स हैं उन्हें फेंक सकें, उन्हें रास्ते के अंदर बिछा सकें, ताकि रास्ता रोका जा सके। युद्ध के बीच सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन हकीकत में असर नहीं दिखा। यही वजह है कि कीव में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ा दिया गया है। सड़कों पर हथियारों से लैस सेना के जवान, यहाँ तक कि हथियार बंद नागरिक भी दिख जाएंगे। एबीपी संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने कार के सफर के जरिए पूरे शहर का मुआयना किया। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के कई इलाकों में इस तरीके के जो रूसी शेलिंग या मिसाइलों के टुकड़े कई जगहों पर देखे जा सकते हैं, जो आसमान से बरस रही हैं और तबाही लेकर आ रही हैं। ये सड़क के ऊपर पड़ा हुआ एक रूसी मिसाइल का टुकड़ा है, और साथ ही उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स का टुकड़ा है, वो भी विस्फोट के बाद यहाँ सड़कों पर इस तरीके से बिखरा हुआ है। साथ ही मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर इस तरीके से धंसा हुआ है, और ये मिसाइल
फटने के बाद इसने जिस तरीके का इम्पैक्ट किया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका किस तरीके का इम्पैक्ट है कि इसके आसपास की यानी करीब करीब 50-100 मीटर के आसपास की तमाम जो चीज़ें हैं वो जल गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। और ये मिसाइल का जो टुकड़ा है, ये मिसाइल इस तरीके से आके यहाँ लगी और इसका चार्ज यहाँ से इस तरीके से फटा होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टुकड़े हैं वो यहाँ पे आसपास में नजर आते हैं। बात भले ही युद्ध विराम की हो, लेकिन बीच में रह रहकर धमाकों की आवाजें आ रही हैं, जो बता रही हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई रूसी हमले में कीव में 13 की मौत की खबर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की बमबारी कीव में अभी भी जारी है और यहां बेकरी पर हुई बमबारी में 13 लोगों की मौत का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन आर्मी अपनी ताकत दिखा रही है। निकोलेव इलाके से तस्वीरें जारी की है यूक्रेनियन आर्मी की ओर से। ये वीडियो जारी किया गया जिसमें यूक्रेन की सेना अपनी ताकत दिखा रही है। तस्वीरें देखिए, लगातार यहां पर दावे किए जा रहे हैं रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों की ओर से। और ये वीडियो जारी कर यूक्रेनियन सेना ने ये दावा किया है कि वो तैयार हैं, वो सक्षम हैं रूस की सेना से निपटने के लिए। हालांकि जो रूसी फौजें हैं वो लगातार कीव की तरफ बढ़ती जा रही हैं और इस वीडियो को जारी कर यूक्रेनियन सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। यूएन में आज उत्तर कोरिया को लेकर बैठक होगी। दरअसल उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है। इस साल में ही अब तक 10 मिसाइलों की टेस्टिंग कर चुका है उत्तर कोरिया, जिसके चलते अमेरिका सहित 11 देशों ने यूएनएससी में की बैठक का प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव में उत्तर कोरिया की निंदा की गई है। लेकिन सवाल है कि क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस पर कोई फैसला ले पाएगा। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के हिमायती चीन और रूस हैं जो किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह बैठक सिर्फ रस्म निभाने के लिए हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 11 देशों ने उत्तर कोरिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है और लगातार एक के बाद एक जिस तरह से उत्तर कोरिया ने 10 मिसाइल परीक्षण किए हैं पूरे साल में, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब यूएनएससी की बैठक इसी मसले को लेकर बुलाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूएनएससी की बैठक में क्या कुछ तय हो पाएगा। क्या यूएनएससी कोई कार्रवाई उत्तर कोरिया पर करेगा, क्योंकि यूएनएससी की अगर बात करें तो उसमें रूस और चाइना दोनों शामिल हैं जो उत्तर कोरिया के एक तौर पर हिमायती हैं और सीधे तौर पर वीटो करके किसी भी कड़े कदम को रोक सकते हैं। यूक्रेन में मिसाइल ही रूस का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त बना हुआ है और यूक्रेन में जो तबाही हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल मिसाइल्स का है। रूस रोजाना 50 से ज्यादा मिसाइलें दाग रहा है जिसकी काट यूक्रेन के पास नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 13वां दिन है। इन 13 दिनों में यूक्रेन के शहर खंडहर बन गए हैं। यूक्रेन की बर्बादी में बड़ा रोल है रूसी मिसाइलों का। आग की लपटों की ये तस्वीरें देखिए। जोटेमर इलाके का तेल डिपो धू कर जल रहा है। आग लगने के बाद दूर तक काले धुएं का गुबार देखा गया। यूक्रेन पर ये वार भी मिसाइल के जरिए हुए। इससे पहले रूस की नौसेना ने काला सागर से 8 मिसाइलें दागकर विनित्सिया एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। इन्हीं 8 मिसाइलों में से एक के तबाही मचाने के पहले का वीडियो आप भी देखिए। ये है कैलिबर क्रूज मिसाइल जो आवाज से 2.5 गुना तेजी से उड़कर दुश्मनों के ठिकाने पर वार कर सकती है। इस मिसाइल को हवा, पानी और जमीन हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल होने की वजह से ये अपने लक्ष्य को ढूंढ कर वार करता है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर है। इस मिसाइल को अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यूक्रेन पर अब तक करीब 650 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। दरअसल यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलें दी हैं, जिसकी बदौलत यूक्रेन रूसी विमानों पर वार कर रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की ये तस्वीरें। वहीं कई रूसी सुखोई भी यूक्रेन के वार का शिकार बन चुके हैं। ऐसे में रूस अटैक के लिए तोपखाने और मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें उसका नुकसान कम होता है और दुश्मन का ज्यादा। रूस के पास कम से कम 70 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर दूर तक वार करने वाली मिसाइल है। जमीन, हवा और समुद्र से वार करने वाली मिसाइलें रूस के पास है। जिरकॉन मिसाइल तो ऐसी है जिसका जवाब अमेरिका के पास तक नहीं है। ये आवाज से 8 गुना तेजी से उड़ती है।
करीब 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। इसे किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए पकड़ा नहीं जा सकता। रूस के पास 500 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर हैं, लेकिन मिसाइलें कितनी ज्यादा हैं, इसका अंदाजा किसी के पास नहीं है। अगर कोई रूस की मिसाइल पावर की झलक देख रहा है तो वो है यूक्रेन, जिसे समझ नहीं आ रहा कि मिसाइलों से हमले का कैसे जवाब दिया जा सके। युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी यूक्रेन में युद्ध जारी है। कई शहरों में रूसी सेना हमले कर रही है। सुमी शहर में रूसी सैनिकों ने एक बार फिर से बमबारी तेज कर दी है। चार्निहिव में भी गोलाबारी जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी हवाई हमले लगातार जारी हैं। कीव के पास विमान गिराया गया है। रूसी विमान को गिराने का यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये कीव की तस्वीरें हैं जहां पर यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने रूसी सेना का विमान गिरा दिया है। यूक्रेन के कई शहरों में अभी भी लगातार बमबारी और गोलाबारी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी सुमी, कीव लगातार यहां पर हमले जारी हैं। रूसी सैनिकों पर यह आरोप है कि उनकी तरफ से युद्ध विराम के बावजूद भी लगातार गोलाबारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आपको बता रही हैं। यूक्रेन के अखबार कीव इंडिपेंडेंट ने यह दावा किया है कि संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने यह दावा किया है, कहा है कि रूस आज से युद्ध विराम और मानवीय गलियारे खोलेगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से युद्ध विराम होगा और इसके साथ ही रूस कीव, चर्निहिव, सुमी और मारियोपोल से नागरिकों को निकालने की अनुमति देगा। इस जानकारी के बाद सुमी में फंसे भारतीयों को वापस लाने की उम्मीद बढ़ गई है। आसानी हो जाएगी निकालने में, जो सुमी में, खार्किव में, कीव में अभी भी लोग फंसे हुए हैं और जो यहाँ से निकलना चाहते हैं। साथ ही जो सुमी में भारतीय फंसे हुए हैं उनको भी वहाँ से बाहर निकलने में आसानी हो जाएगी। 12:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे युद्ध विराम हो जाएगा, यानी कि सीज फायर का ऐलान यहाँ पर फिलहाल किया गया है। युद्ध विराम और मानवीय गलियारे खुलेंगे भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से युद्ध। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूसी विदेश मंत्री से गुरुवार को टर्की में मिलेंगे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा। तो गुरुवार को टर्की में रूसी विदेश मंत्री से यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन के लिए पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात का प्रस्ताव इस बातचीत में रखेंगे। इस होने वाली बैठक को लेकर दिमित्रो कुलेबा का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होना बेहद जरूरी है। इस युद्ध को रोकने के लिए दोनों के बीच में मुलाकात होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और इस बीच देखिए, यूक्रेन के सुमी से बड़ी खबर आ रही है। सुमी में रूसी बमबारी लगातार जारी है। सुमी में फंसे हुए हैं 700 भारतीय छात्र और यहां रात भर रूस के हमले जारी रहे हैं। कई इलाकों से फायरिंग की भी खबरें सामने आई हैं। कुछ जगहों पर आग लगने से भी भारी नुकसान हुआ। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सुमी में जहां से लगातार कोशिश हो रही है भारतीय छात्रों को निकालने की, वहां पर लगातार हमले जारी हैं। एक के बाद एक धमाके होते रहे। कुछ इलाकों से फायरिंग की भी खबरें आई। आपको बता दें, सुमी में 700 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात सुमी में बने हुए हैं, फिलहाल उनको निकालना वहां से मुश्किल हो रहा है। हालांकि अब जो दावा किया गया है यूएन में कि आज दोपहर 12:30 बजे से भारतीय समय के अनुसार वहां पर एक तरीके से सीज फायर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उन छात्रों को निकालने में बहुत आसानी होगी और उन छात्रों को जल्द से जल्द वहां से निकालकर अपने देश लाया जा सकेगा। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये कि सुमी में रूस का हमला रात भर लगातार जारी रहा है और कई भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। और देखिए, युद्ध की तबाही की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, रात भर सुमी में भी हमले जारी रहे। सुमी वही क्षेत्र जहां पर अभी भी 700 भारतीय फंसे हुए हैं। कोशिश लगातार की जा रही है कि इन 700 भारतीय छात्रों को बाहर निकालने की कोशिश हो और सुरक्षित इनकी वतन वापसी हो सके। एक और बड़ा सवाल कि क्या युद्ध विराम हो सकेगा 12:30 बजे? क्या सीज फायर लागू हो जाएगा? क्योंकि यूएन में तो ऐसा ही ऐलान किया गया है, दावा किया गया है। और अगर 12:30 बजे सीज फायर लागू हो जाता है तो बेहद आसानी होगी। वहां फंसे जो लोग हैं, जो बाहर निकलना चाहते हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, वो आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे और जो रूट तय किए गए हैं उन माध्यमों से वो भारत वापस आ सकते हैं। अभी भी सुमी में
कई भारतीय छात्र फंसे, उनकी संख्या 700 बताई जा रही है। हालांकि कल भी दावा किया गया, कल भी ऐलान किया गया कि 12:30 बजे सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी रात भर हमले हुए हैं। वहीं यूक्रेन के जिन शहरों पर रूसी सेना ने हमला किया है, उन शहरों में अब जिधर भी नजर जाती है सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। खूबसूरत से खूबसूरत शहर अब बर्बाद हो चुके हैं। बर्बादी के इसी मंजर को करीब से देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। युद्ध की विभीषिका, दूर दूर तक पसरा सन्नाटा और पीछे छूट गए हैं तबाही के निशान। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का आज 13वां दिन है। आसमान से रूसी मिसाइलें आग बरसा रही हैं। और जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। रूसी सेना जहां भी धावा बोल रही है, जीवन से भरे शहर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं। ये है यूक्रेन का इरपिन शहर। शहर में चारों तरफ पसरा सन्नाटा तबाही को चीख चीख कर बयां कर रहा है। यहाँ ज्यादातर लोग जान बचाने के लिए अपने प्यारे शहर को छोड़कर जा चुके हैं और जो बचे हैं उनका पलायन जारी है। इस वक्त हम यूक्रेन के इरपिन शहर की ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर कुछ ही समय पहले बमबारी हुई और उस बमबारी के कारण इस जगह पर ही 4 लोगों की मौत हुई है। जल्दबाजी और भगदड़ में अपने घर और अपने शहर को छोड़कर भाग रहे इरपिन के लोग अपने पीछे हंसते खेलते जीवन के कई निशान छोड़ गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों के प्रैम, साइकिल, बस्ते, पासपोर्ट समेत कई सामान बिखरे पड़े हैं। बिखरा सामान बताता है कि किस बदहवासी की हालत में लोगों ने अपना घर छोड़ा है। ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से जल गई है, इसमें अब भी धुआं उठ रहा है और साथ ही ये वो लोगों के सामान जो हैं वो अब तक बिखरे हुए हैं जिनकी कल यहाँ मौत हुई। हालांकि उनके जो शव हैं वो तो हटा लिए गए हैं, लेकिन इसी जगह पर यहाँ से सुरक्षित निकलते हुए ही शेलिंग हुई थी और उसी शेलिंग के अंदर जो है 4 लोगों की मौत इसी इरपिन के इस इलाके के अंदर हुई। बहरहाल बाकी शहरों में बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों और दिव्यांगों को निकाला जा रहा है। उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बसें लगाई गई हैं, मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और सेनाएं अगले हमले पर मोर्चा संभालने के लिए तैयारियां कर रही है। कई शहरों के बाद इस तरीके की बसों की कतारें नजर आ रही हैं। मेडिकल टीम्स भी मौजूद हैं उनके इलाज के लिए, साथ ही लोगों के सामान की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी यहाँ पे कुछ प्रोविजन जो छोटे स्टोर्स हैं उन्हें रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग अकेले यूक्रेन से पोलैंड जा चुके हैं। इसके अलावा हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, इन तमाम मुल्कों की तरफ भी लोग पलायन कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बमबारी में कैसे इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं और इरपिन को कीव से जोड़ने वाला पुल ढह गया है। बर्बादी और खौफ के बीच कैसे टूटे पुल के जरिए एक वृद्ध को सहारा देकर सुरक्षाकर्मी नदी पार करा रहा है और एक शख्स अपने कुत्ते को किसी तरह अपने साथ इस शहर से दूर सुरक्षित जगह पर ले जाना चाह रहा है। इस पूरे इलाके में केवल एक ही चीज़ नज़र आती है और वो है बर्बादी। जो एक ही चीज़ नज़र आती है वो नज़र आता है खौफ। लगातार जो नज़र आती है और सुनाई देती है वो होता है धमाकों की आवाज़, बमों के गिरने की आवाज़ और साथ ही उन बमों के गिरने के बाद इमारतों से उठता हुआ धुआं। कई तमाम शहरों में लगभग इसी तरीके की तस्वीर है। खार्किव के अंदर, ओडेसा के अंदर, सूमी के अंदर, इसके अलावा चेर्निहाई में, इन तमाम इलाकों के अंदर, मरियापोल में, मेलितिपोल में, इन तमाम इलाकों के अंदर लगातार इसी तरीके की तस्वीर नज़र आ रही है। एक तस्वीर ये भी देखिए, बमबारी में मारे गए किसी साइकिल सवार का शव काफी समय से पुल पर लावारिस पड़ा है, लेकिन सुरक्षा बलों की अभी प्राथमिकता जीवित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है, इसलिए शव को अभी नहीं हटाया जा सका है। ये सब दिखाता है कि युद्ध का निर्णय तो सुरक्षा बलों के बीच बैठे देश के नेता ले लेते हैं, लेकिन इसकी कीमत देश के आम लोगों को चुकानी पड़ती है। लोगों के जिंदगी भर के बनाए घर उजड़ जाते हैं, अपनों को खोना पड़ता है और बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यूक्रेन युद्ध के दौरान कीव में घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह की वतन वापसी हो गई है।
भारतीय वायुसेना के विमान में 201 छात्रों के साथ हरजोत भी भारत लाए गए और इसके साथ ही पोलैंड में ऑपरेशन गंगा खत्म हो गया। हिंडन एयरबेस पर जब वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट पहुंचा तो उसमें लौटे 201 भारतीय छात्रों में से एक था हरजोत सिंह। वही हरजोत सिंह जिनकी सही सलामत वतन वापसी की दुआएं पूरा देश कर रहा था। 27 फरवरी को कीव से भाग निकलने की कोशिश में उन्हें गोलियां लगी। जान बचाने की भगदड़ में पासपोर्ट भी कहीं गुम हो गया। तब यूक्रेन में ABP न्यूज से बात करते हुए हरजोत ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मेरी यही आपके चैनल के थ्रू, ABP के थ्रू एक गुजारिश है कि मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने हरजोत सिंह को गाड़ी के जरिए किसी तरह से पोलैंड पहुंचाया था। पोलैंड से ऑपरेशन गंगा के जरिए हरजोत वापस भारत लाए गए। ऑपरेशन गंगा की ये पोलैंड से लौटी आखिरी फ्लाइट थी जिसमें केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह भी वापस हिंदुस्तान लौट आए। हरजोत की हालत अभी स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विनित्सा एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था जिसके कारण बड़ा भारी जाम था वहां पर और काफी मशक्कत के बाद हमारी जो यूक्रेन में एम्बेसी है उन्होंने इनको निकाला। तकरीबन 4:30 बजे के करीब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद फिर 5 बजे 5:15 बजे एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। उनकी हालत ठीक है। अभी उनको हमारा जो रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल है उसके अंदर भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके। पोलैंड से अब तक 3000 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित निकाला गया है। पोलैंड के राजदूत ने भी भारत सरकार के चलाए गए ऑपरेशन गंगा की तारीफ की। पोलैंड सहायता के लिए सदैव तत्पर। पोलैंड इज फर्स्ट टू हेल्प और ऑपरेशन गंगा तो बहुत सक्सेस है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा पोलैंड में अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 के पहले का सबसे बड़ा चुनाव है। चुनाव के नतीजे तो 10 मार्च को आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही एग्जिट पोल ने यूपी की झलक दे दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। मुकाबला कड़ा है। क्या रहे नतीजे वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आज सुबह की आप तस्वीरें देखिए जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें गोरखपुर मठ की है। परंपरा के अनुसार वो हर दिन सुबह सुबह पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें फिलहाल। वैसे ABP न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो योगी ही, जैसा प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान नारा भी दिया था। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था यूपी की जनता भी वही फैसला सुनाने वाली है? क्योंकि ABP न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को मिले हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन के खाते में 41% और समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 34% वोट मिलने का अनुमान है। वोट प्रतिशत का ये आंकड़ा ये बताता है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो इस जंग को जीत में नहीं बदल पाए। अखिलेश यादव ये दावा किया करते थे पहले 3 फेज में ही समाजवादी पार्टी ने शतक मार दिया, लेकिन सी वोटर के एग्जिट पोल में अखिलेश का ये दावा गलत साबित होता दिख रहा है। पहले फेज में यूपी की गन्ना बेल्ट में हुए चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 28 से 32, समाजवादी पार्टी को 23 से 27, तो बीएसपी को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में ही दूसरे फेज में बीजेपी को 23 से 27, समाजवादी पार्टी को 26 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। तीसरे फेज की 59 सीटों पर बीजेपी और मजबूत हो रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक इस चरण में बीजेपी की 38 से 42 सीटों के मुकाबले समाजवादी पार्टी को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। चौथे चरण तक चुनाव अवध के इलाके में पहुंच गया। वहां की 59 सीटों में से
बीजेपी और उसके सहयोगियों को 41 से 45 और समाजवादी पार्टी को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। पांचवें चरण में बीजेपी 39 से 43 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी से काफी आगे है। छठे चरण की 57 सीटों में बीजेपी 28 से 32 तो समाजवादी पार्टी 18 से 22 सीटों पर नजर आ रही है और आखिरी चरण यानी पूर्वांचल की 54 सीटों पर बीजेपी को 25 से 29 तो समाजवादी पार्टी को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। और ट्रेंड यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने वाली है और फिर से जो 30 साल तक की जो एक रिकॉर्ड था उसको तोड़ा जा रहा है और जो वहम में रहते थे या जिसको अंधविश्वास था वो कि गौतम बुद्ध नगर नहीं जाएंगे, नोएडा नहीं जाएंगे, आज वो सब एग्जिट पोल दिखाता है सब गलत था। और हमारा भी मानना है कि हम लोगों का जो रिजल्ट फाइनल आएगा 10 तारीख को वो 300 का प्लस ही जाएगा। जिस तरह से 2017 ने भी एग्जिट पोल ने दिखाया था वो हम लोग ने उससे आंकड़े पार करे थे, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार 300 प्लस का आंकड़ा पार करेगी। पोल जो 10 तारीख को आएगा, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। पूर्व हुए हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उन कामों पर मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 300 प्लस सीटें लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक दूसरे चरण को छोड़कर किसी भी चरण में समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देती नहीं दिख रही। यूपी में बीजेपी का 300 पार का दावा पूरा होगा या नहीं, ये 10 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी अपने इस लक्ष्य से दूर है। यूपी के 7 चरणों में हुए चुनाव के एग्जिट पोल की फाइनल तस्वीर के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 228 से 244 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले नतीजों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सीटों के साथ 132 से 148 सीटों के आसपास नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पर बीएसपी है जो लगभग 2017 के नतीजों के आसपास 13 से 21 सीटों तक जा सकती है और यही हाल कांग्रेस का है जिसे 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। ये सर्वे, इस पर मुझे ना एतबारी का कोई कारण नजर नहीं आता। तो आपका जो सर्वे बता रहा है अगर उसको पूरी तरह से सच मान ले तो 3 बातें बहुत साफ हैं। पहली बात मैसेंजर, तो मैसेंजर नरेंद्र मोदी थे, मैसेंजर योगी थे। दूसरी बात एग्जीक्यूशन, जो आपने अब तक जो किया 5 साल में उसको आप पूरी तरीके से अपने एग्जीक्यूशन को मैसेज में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचा सके, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। और तीसरी बात, बीजेपी भूलना नहीं चाहिए द बेस्ट चुनाव मशीनरी है। चुनाव से पहले ये माना जा रहा था किसानों की नाराजगी के कारण पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को फायदा जरूर मिला है, लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी फिर भी आगे है। वहीं बुंदेलखंड में बीजेपी पूरी तरह समाजवादी पार्टी पर हावी है। यहाँ की 19 में से 14 से 18 सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान है। वैसे ही अवध में बीजेपी 77 से 81 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो पूर्वांचल में 70 से 74, यहाँ समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर एग्जिट पोल यूपी में बीजेपी की वापसी का मजबूत इशारा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं पंजाब की भी, जहां इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प हुआ। हमेशा की तरह सिर्फ अकाली दल और कांग्रेस की लड़ाई के बजाय इस चुनाव में मल्टीपोलर मुकाबला देखने को मिला। अब सवाल है इसका फायदा किसको मिलेगा। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। चुनाव के दौर में पंजाब के नेताओं के बीच हुई इस जंग में जनता किसके साथ है ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब का मौसम अब बदल चुका है। दशकों से जहां सिर्फ आर पार की लड़ाई हुआ करती थी, कभी अकाली दल तो कभी कांग्रेस को सत्ता मिला करती थी, वहां इस चुनाव में लड़ाई बहुपक्षीय है। पहली बार पंजाब में ऐसा चुनाव हुआ जहां बड़े बड़े दिग्गज अलग अलग सेनाओं के साथ मैदान में उतरे।
जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके नेतृत्व में 2017 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, वो इस चुनाव में अपनी अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ खड़े हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की पूरी तरह उन्होंने वास्ता रहा और प्रधानमंत्री जी के रूप के अंदर 25 साल तक बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब की सियासत पर हावी रहने वाला अकाली दल इस बार अलग थलग है और बीएसपी के साथ मिलकर वापसी की उम्मीद लगा रहा है। वहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही कांग्रेस एक नए चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी के भरोसे है। राजनीति तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गई है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार 2/3 मेजोरिटी से आ रही है। बीजेपी ने उनको पेरोल पे लेकर आए हैं और सच्चा सौदा वाले टोटल वोट है जो वो अकाली दल को डाल रहे हैं और भगवंत मान को जिता रहे हैं। वहाँ से दूरी से उनको वोट डाली जा रही है। तो आज ये बात तय हो गई है कि बेअदबी मसले में अकाली दल और सच्चा सौदा, इन्होंने जो ये बेअदबी वाला जख्म है वो आज अल्ले कर। और इन सबको चुनौती दे रही है वो आम आदमी पार्टी जो 2017 से पंजाब के सियासी रण में घुस चुकी है और इस बार पूरे जोर शोर से जीत के दावे कर रही है। दोनों सीटें हार रहे हैं। 10 मार्च को 12 बजे इसी माइक से मेरे से बात कर लेंगे। 2/3 मेजोरिटी आएगी। लोग बहुत भारी तरीके से माजा मालवा दुआबा सारा झाड़ू चल रहा है। पंजाब का इतिहास रहा है कि जनता यहां आर या पार का फैसला करती है, यानी जिसे जिताती है उसे स्पष्ट बहुमत देती है। जैसे 2017 में कांग्रेस को 77 सीटें देकर, 2012 और 2007 में अकाली गठबंधन को 68 सीटें देकर। तो अब सवाल ये है कि क्या इस बार भी पंजाब अपना इतिहास दोहराएगा या फिर सत्ता का खेल फंस जाएगा? पंजाब अपना इतिहास दोहराएगा या फिर सत्ता का खेल फंस जाएगा? पंजाब में कुल 117 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा है 59। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में इस बार सत्ताधारी कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। लंबे समय तक पंजाब की सत्ता पर काबिज रही अकाली बीजेपी से अलग होकर 20 से 26 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और पिछले चुनाव में नंबर 2 पर रहने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 51 से 61 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं अकाली दल से अलग होने के बाद इस बार कैप्टन अमरिंदर के सहारे चुनाव में उतरे बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। पूर्ण बहुमत की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जितना आपका चैनल दिखा रहा है इससे कहीं आगे गुड गवर्नेंस का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, जो इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल, ये जितने भी मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने दिल्ली में दिए, उसका असर पंजाब में बिल्कुल साफ दिखा रहा हूँ। रिपीट कर रहा हूँ कि बड़े दिग्गज जो बोलते हैं कि मैं 5 बार जीता हूँ, 10 बार जीता हूँ, 9 बार जीता हूँ, वो हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही है। हमेशा ही हमने देखा है कि ये जो भी आंकड़े देते हैं वो गलत साबित होते हैं। 2012 में भी यही हुआ, 2017 में भी यही हुआ, अब भी यही होने। खुद का डिफरेंस देखिए कि एक किसी पार्टी को कितनी दे रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा दे रहा है, तीसरा बहुत कम दे रहा है। तो जब वो खुद ही एग्री नहीं कर पा रहे डिफरेंट एजेंसीज, तो हम उससे कैसे एग्री करें? वक्त से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बननी फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि एग्जिट पोल में यहां साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने अपनी जमीन वापस मजबूत की है, जबकि आम आदमी पार्टी का भी यहां खाता खुल सकता है। ऐसे में आखिर किस तरह बन सकती है यहां सरकार, देखते हैं। एबीपी के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में किसी भी पार्टी या गठबंधन को साफ बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी बहुमत से दूर है तो कांग्रेस भले ही बीजेपी से आगे दिखाई दे रही, मगर अपनी बदौलत सरकार बनाने की स्थिति में वो भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है और हो न हो वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ जाए। एबीपी के एग्जिट पोल के आखिरी आंकड़े उत्तराखंड में त्रिशंकु स्थिति दिखा रही हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 26 से 32, कांग्रेस को 32 से 38, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। इस तरह आंकड़े दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस सरकार बनाने के करीब तो खुद की बदौलत पहुंच सकती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे किसी न किसी का साथ लेने की जरूरत होगी।
अगर वोट प्रतिशत के आंकड़े देखें तो बीजेपी वोट प्रतिशत में कांग्रेस से आगे जरूर है, लेकिन पिछले बार के अपने प्रदर्शन से काफी कम है। इस बार चुनाव में बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 39%, आम आदमी पार्टी को 9% और अन्य को मिले वोट का प्रतिशत 11% है। प्रतिशत के मामले में बीजेपी का ये प्रदर्शन पिछले चुनाव से काफी कम जरूर है, लेकिन कांग्रेस से आगे है। इससे इतना तो साफ हो रहा है कि 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर पाने में नाकाम रही। वोटर के मन की बात चुपके से सुनने वालों ने अपना फैसला दे दिया है। इस बार उनके भी बड़े इम्तिहान की बारी है। अब देखिए ना, एग्जिट पोल के नतीजों से कोई तो हुआ है बम बम और कोई बशीर बद्र साहब का ये शेर याद करके बोलता है कि हाथों की लकीरों से कभी नहीं उलझा मैं, हाथों की लकीरों से कभी नहीं उलझा मैं, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। तो हो सकता है एग्जिट पोल के नतीजे और चुनावी नतीजे उस दिन अलग हों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।